हेलो गाइस। तो लीनियर और रेटिकुलर पैटर्न में अपन आगे बढ़ते हैं तो एक आता है हनी कोम्बिंग। हनी कोम्बिंग मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जो रेटिकुलर पैटर्न है उसका जो सेकंड टाइप है जिसको अपन बोलते हैं मीडियम साइज़। तो सिस्ट की साइज़ यहाँ पे जो मीडियम साइज़ होती है कितनी 3 to 10 mm होगी, और जो वॉल थिकनेस होती है वो यूजुअली 1 to 3 mm होती है। और स्टेक्स होते हैं यहाँ पे। जो हनी कोम्बिंग बोलने के लिए जो सिस्ट है उसकी एक लाइन होती है, उसके अलावा एक दो या दो से लाइन ज़्यादा होनी चाहिए, दो या दो से ज़्यादा स्टेक्स होने चाहिए। अब स्टेक्स मतलब क्या है उसको आप समझिए, ठीक है। दिस इज हनी कोम्बिंग। तो ये हनी कोम्ब आप देख रहे हैं, ठीक है। तो हनी कोम्ब के अंदर ये एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, तो ये एक लाइन हो गई, एक रो हो गई, एक रो ये हो गई, एक रो ये हो गई, इससे कई सारी रोज हैं। तो वैसे ही देखिए सब प्लूरल है, बेसल एरिया में मेनली होती है, सब प्लूरल होती हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है हनी कोम्बिंग का मेनली बेसल सब प्लूरल होता है। तो ये एक स्टेक आपको दिख रहा है, ठीक है, फिर एक और स्टेक, ठीक है। तो 2 और मोर देन 2 स्टेक होना चाहिए। एक सिंगल स्टेक होगा तो उसको सिस्टिक पैटर्न बोला जाएगा, उसको हनी कोम्बिंग नहीं बोला जाएगा। तो हनी कोम्बिंग यूजुअली आप बोलते हैं कि टिपिकली जो होता है वो मेनली यूआईपी के अंदर पाया जाता है। जो यूआईपी है आपका आईएलटी का जो यूआईपी पैटर्न है, ठीक है, यूजुअल इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया, उसके अंदर ही पाया जाता है। इसके अलावा क्रोनिक एचपी के अंदर भी मिल सकता है। जब क्रोनिक मतलब फाइब्रोटिक, जो फाइब्रोटिक स्टेज आ गई एचपी की, एक्यूट क्रोनिक 2 स्टेज होती है। तो क्रोनिक के अंदर जो फाइब्रोटिक स्टेज है उसके अंदर भी ऐसा हनी कोम्बिंग आपको मिल सकती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे नोडुलर पैटर्न के। तो नोडुलर पैटर्न का मतलब क्या है? नोडुल्स होना। तो नोडुल का मतलब क्या है? दीज आर द होमोजीनस नोडुल्स विथ नो एयर मोनोग्राम, या बोल सकते हैं होमोजीनस कंसोलिडेशन टाइप वो होते हैं, लेकिन एयर मोनोग्राम उनके अंदर नहीं होंगे, ठीक है। तो नोडुल्स की बात करें, टाइप्स की बात करें, तो टाइप को 3 तरह से डिवाइड किया नोडुल्स को। पहला अकॉर्डिंग टू साइज, दूसरा अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी, और तीसरा अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन। साइज में आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। नोडुल की साइज मैंने एक्सरे में भी आपको बताया था, और यहाँ भी शायद मैंने बताया होगा। एक्सरे में मेनली मैंने आपको बताया था। तो साइज मिलियरी लेस देन 2 mm, माइक्रोनोडुलर 3 to 7 mm, नोडुलर या मैक्रोनोडुलर 7 to 30 mm, और मोर देन 30 mm तो उसको अपन मास बोल देंगे। ये जो पिक्चर है वो मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग है। तो मॉर्फोलॉजी यूजुअली कौन सी होती है? सॉलिड कैल्सिफाइड आइदर, और पार्टली सॉलिड, और ग्राउंड ग्लास, ठीक है। तो ये सॉलिड कैल्सिफाइड नोडुल आपको दिख रहा होगा। एक नोडुल है, कोई एयर मोनोग्राम यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल सॉलिड है, कि जैसे बोन की तरह आपको दिख रहा है। तो सॉलिड कैल्सिफाइड नोडुल ये हो गया। दूसरा है जीजीओ, तो एक ग्राउंड ग्लास नोडुल है, बिल्कुल ऐसे ग्राउंड ग्लास के दिख रहा है। और तीसरा पार्टली सॉलिड और पार्टली ग्राउंड ग्लास। तो ये मिक्स पैटर्न भी आपको यहाँ पे मिल सकता है। कॉमन पैटर्न ये दो है, ठीक है, जीजीओ आई आइदर सॉलिड पैटर्न। तो कैल्सिफाइड नोडुल्स की मैं बात करूँ, कैल्सिफाइड नोडुल की मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ, तो कुछ एग्जाम्पल आप लिख लीजिए इसके अंदर। कैल्सिफाइड नोडुल के अंदर हील्ड इन्फेक्शन, तो हील्ड इन्फेक्शन एज ए कैल्सिफाइड नोडुल की तरह प्रेजेंट करता है। उसमें 2 एग्जांपल यहाँ पे आ रहे हैं। हील्ड वेरिसेला इन्फेक्शन, तो वेरिसेला इन्फेक्शन बहुत सारे हील्ड होते हैं, मल्टीपल नोडुलर आपको शेडोज मिलती है उसके अंदर। वो हील्ड बिल्कुल आपको आंखों पे स्ट्रेन देने की जरूरत नहीं, जैसा कि मिलियरी में होता है। तो मिलियरी वो यहाँ पे नहीं आता है, ठीक है। चलिए, दूसरा कैल्सिफाइड ग्रेनुलोमास, मैंने बोला मिलियरी नहीं आता, लेकिन रिकवरिंग फेज ऑफ मिलियरिटी, जब रिकवरी उनकी होती है तो वो फिर वो कैल्सिफिकेशन वहाँ हो जाता है। तो जो रिकवरी फेज ऑफ मिलियरिटी भी है वो यहाँ पे एज ए कैल्सिफाइड ग्रेनुलोमा जो बन गए वो यहाँ पे प्रेजेंट करेगा एज ए हील्ड इन्फेक्शन, एज ए कैल्सिफाइड पल्मोनरी नोडुल। दूसरा है थोरेसिक हिस्टोप्लाज्मोसिस। तो 3 एग्जाम्पल इसके हो गए, हील्ड वेरिसेला इन्फेक्शन, मिलियरिटी भी जो रिकवरिंग फेज है, और तीसरा थोरेसिक हिस्टोप्लाज्मोसिस। नेक्स्ट है न्यूमोकोनियोसिस। न्यूमोकोनियोसिस में आपका सिलिकोसिस कॉमन होता है। इसके अलावा कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस, उसके अंदर भी आपको इस तरह के सॉलिड कैल्सिफाइड नोडुल्स मल्टीपल ऑल आर द लंग फील्ड आपको यहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा पल्मोनरी हमाटोमा आप लिखिए। इसके अलावा सार्कोइडोसिस में भी ऐसा मतलब मिल सकते हैं। एक पल्मोनरी हीमोसिडोसिस में भी ऐसा होता है। और लास्ट है मेटास्टेटिक पल्मोनरी कैल्सिफिकेशन। मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन आपने सुना होगा, जब बॉडी के अंदर कुछ ऐसी डिजीज को, जैसे एग्जांपल के लिए सीआरएफ है, क्रोनिक रीनल फेल्योर है, तो आपका जो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म डिफरेंट हो जाता है। मेटाबॉलिज्म जो है कैल्शियम अलग जगह जाकर डिपॉजिट हो जाता है, तो लंग्स के अंदर से डिपोजिशन हो जाए तो उसको अपन मेटास्टेटिक पल्मोनरी कैल्सिफिकेशन बोलेंगे। एग्जांपल के लिए पहला सीआरएफ, दूसरा मल्टीपल माइलोमा, तीसरा सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म,
चौथा मैसिव ऑस्टेलेटिक मेटास्टेसिस, मतलब बोन के अंदर मेटास्टेसिस इतना हो गया कि वहाँ से कैल्शियम हट रहा है। और लास्ट है आईवी कैल्शियम थेरेपी। तो ये कुछ 5 एग्जांपल हो गए। तो मेटास्टेटिक पल्मोनरी कैल्सिफिकेशन वाली सिचुएशन के अंदर भी मल्टीपल कैल्सिफाइड नोडुल यहाँ पे मिलते हैं। ग्राउंड ग्लास नोडुल्स की मैं बात करूँ, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज़ की मैं बात करूँ तो वो बहुत जगह मिलती है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। ग्राउंड ग्लास को मैं अलग से डिस्क्राइब भी और कर देता हूँ, ठीक है। तो यस, ग्राउंड ग्लास, तो ग्राउंड ग्लास के अंदर यूजुअली एग्जांपल की मैं बात करूं, ग्राउंड ग्लास मतलब एक तरह से स्मूथ पैटर्न यहाँ पे मिलता है। और ग्राउंड ग्लास ये छोटा दिख रहा है, इसको नोडुल की तरह बोल दिया जाता है, लेकिन ये मेनली जो है वो मतलब जो आपकी जो स्मूथ सेप्टल थिकनिंग होती है उसमें भी आपको ये मिल सकता है, और यहाँ पे नोडुल की तरह भी प्रेजेंट हो सकता है। तो पल्मोनरी एडिमा हो गया, पल्मोनरी हेमरेज हो गया, एनएसआईपी पैटर्न हो गया, एलआईपी हो गया, लिम्फोसाइटिस कार्सिनोमेटोसा हो गया, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, ये सब चीज़ें इनके अंदर आपको जीजीओज मिलते हैं। या सेकेंडरी इन्फेक्शन उसमें भी आपको जीजीओ मिलते हैं। तो छोटी साइज यदि इस तरह से प्रेजेंट कर रहा है तो एज ए नोडुल भी एज ए जीजीओ की तरह प्रेजेंट कर सकता। तो यहाँ पर नोडुल का फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हुआ, मतलब कैल्सिफिकेशन अभी नहीं हुआ है, तो इस तरह से वो प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन। पहला मैंने बोला अकॉर्डिंग टू साइज, दूसरा अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी, ठीक है। और मॉर्फोलॉजी वाला उतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर कैल्सिफाइड नोडुल वाला इंपॉर्टेंट होता है। साइज मैंने बता दिया, साइज वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेस देन 2 mm है तो मिलियरी, 3 to 7 mm है तो माइक्रो नोडुलर, 7 to 30 mm है तो नोडुलर, और मैक्रो नोडुलर, और मोर देन 30 mm है तो मास। फिर आता है अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन। तो दिस इज सेकेंडरी पल्मोनरी लोब्यूल। सेकेंडरी पल्मोनरी लोब्यूल का जो सेंटर वाला पार्ट आपको इस तरह से गोल भी दिख सकता है, यहाँ पे मल्टीपल टाइप भी ऐसे भी दिख सकता है। दिस इज सेंट्री लोब्यूलर, ये आपका सेंट्री लोब्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे होता है। मोस्ट कॉमन एग्जांपल के अंदर यहाँ पे जाएगा आपका इन्फेक्टिव ब्रोंक्योलाइटिस, मतलब इन्फेक्शन एयरवे से इन्फेक्शन आके यहाँ पे आके स्टक हो गया, और यहाँ पे आपको जो एयरवेज है उसके अंदर भी यहाँ पे सिक्रेशंस जमा हो रहेंगे, एक डेब्रीज यहाँ पे रहेंगे, तो आपको एक ट्री इन बड पैटर्न यहाँ पे मिलेगा। ट्री इन बड पैटर्न आपको ये देखिए। तो ट्री इन बड पैटर्न का मतलब क्या हुआ, सेंट्री लोबुलर नोड्यूल्स, ठीक है, ये बड होंगी यहाँ पे, और साथ में जो एयरवेज है जो आपको यहाँ पे सिक्रेशन दिखेंगे या इन्फ्लामेशन के कारण आपको थोड़ा सा थिक दिखेगा वाइट, तो वो आपका जो मतलब जैसे बोलते हैं ब्रांचिंग हो गई है, ब्रांचिंग हो गई, और साथ में लास्ट में नोडुल्स हो गए। तो ट्रेन बेड पैटर्न में सेंट्री लोबुलर टाइप के नोडुल्स होंगे। तो एग्जांपल मैंने बताया इन्फेक्टिव ब्रोंक्योलाइटिस, इसके अलावा एचपी, ठीक है, हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस में भी सेंट्री लोबुलर नोडुल मिलते हैं। एलआईपी लिम्फोसाइटिक इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया, इसके अंदर भी आपको मिलते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पे वो मेटास्टेसिस, मतलब वो कैंसर जो लिम्फेटिक से स्प्रेड होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे सेंट्री लोबुलर भी मिल सकता है, पेरी लिम्फेटिक भी मिल सकता है, क्योंकि लिम्फेटिक्स आपके दोनों जगह होते हैं। तो आपको प्रीडोमिनेंट पैटर्न हमेशा चूज करना होता है। मैंने आपको सिखाया था HRCT कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको प्रीडोमिनेंट पैटर्न आपको देखना होता है, दूसरा फिर सेकेंडरी पल्मोनरी लोब्यूल के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूशन देखना होता है, नोडुलर डिस्ट्रीब्यूशन देखना होता है कि किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और तीसरा जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखना होता है कि सेंट्रल है कि पेरिफेरल है कि अपर जोन है कि लोअर जोन है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको HRCT को पढ़ना होता है। नेक्स्ट है पेरीलिम्फेटिक, या ठीक है, सेकेंडरी पल्मोनरी नोडुल। अब यहाँ पे ये फिशर है, फिशर के अंदर है, या कोई आपकी जो वेसल आ रही है, आपको यहाँ से दिख रही है कि एक वेसल आ रही है, वेसल के दोनों तरफ है, तो वो भी पेरीलिम्फेटिक बोल सकते हैं, या पेरी ब्रोंकोवेस्कुलर भी उसको बोला जाता है, ठीक है। ये ब्रोंकस और ये वेसल, तो इसको पेरी ब्रोंकोवेस्कुलर बोलते हैं। वो भी एक तरह के पेरीलिम्फेटिक वाली डिस्ट्रीब्यूशन में ही काउंट होता है। तो ये पेरी ब्रोंकोवेस्कुलर भी यहाँ पे दिखाया है इसने। और ये पैरासेप्टल मतलब ये पेरीलिम्फेटिक वाला पार्ट है, इसका पैरासेप्टल दोनों आ गए। तो पैरासेप्टल हो या पेरी ब्रोंकोवेस्कुलर हो, वो पेरीलिम्फेटिक में ही आता है। एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे आता है आपका सार्कोइडोसिस। तो सार्कोइडोसिस पेरी ब्रोंकोवेस्कुलर नोडुलर सार्कोइडोसिस के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा आएगा सिलिकोसिस और कोलवर्कर न्यूमोकोनियोसिस। सिलिकोसिस भी ऐसा हो सकता है, कोलवर्कर न्यूमोकोनियोसिस भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा लिम्फेजाइटिस कार्सिनोमेटोसा, मैंने बताया जो लिम्फेटिक से आपको फैल रहा है वो लिम्फेजाइटिस कार्सिनोमेटोसा। तीसरा रेंडम का मतलब कुछ नहीं है, अलग अलग हो गया, मतलब दोनों को आप मिक्स कर दो। जैसे मैंने वहाँ पे भी मिक्स किया था, रेटिकुलर पैटर्न के अंदर मिक्स किया था, अभी अपन आगे और बात करेंगे उस बारे में, ठीक है। और नोडुलर में मैंने मिक्स किया था, ये देखिए सॉलिड और दोनों को मिक्स कर दिया था, तो दोनों का ऐसे से बन गया था। तो यहाँ पे भी सेंट्री लोबुलर और पेरीलिम्फेटिक को मिक्स कर दिया, मतलब एक हैप्पीजार्ड सा पैटर्न आपको मिलेगा। देखिए कैसा होता है, ये सेंट्री लोबुलर है, ठीक है,
डॉट 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 सब जगह से लग रहा है कि डॉट्स है, बहुत सारे डॉट्स आपको दिख रहे होंगे। तो ये सेकेंडरी परमानेंट लोब्यूलस के सेंटर के अंदर ये डॉट्स है। ये देखिए आपकी जो फिशर है वो क्लियर आपको दिख रही है, और सेप्टा आपको यहाँ पे नहीं दिख रहे, मतलब सेप्टल थिकनिंग उतनी नहीं है, खाली ये नोडुलर लगभग बोल सकते हैं कि प्रीडोमिनेंट, प्योर देखो कुछ नहीं होता, प्योर कुछ नहीं होता, रेटिकुलर नोडुलर साथ साथ होते हैं, प्रीडोमिनेंटली नोडुलर पैटर्न आपको यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट दिस इज पेरीलिम्फेटिक, ठीक है, ये पेरीलिम्फेटिक है। तो यहाँ पे आपका ये सेप्टल है, तो सेप्टा के साथ में भी आपको नोड्स यहाँ पे मिल रहे हैं। ये है यहाँ पे सेकेंडरी परमानेंट लोब्यूल्स से उनके सेप्टा होंगे, इंटरलोब्यूलर सेप्टल थिकनिंग यहाँ पे होगी, साथ में नोड, ये सेंटर पार्ट है, ये सेप्टल पार्ट है। तो सेप्टा के अंदर नोडुल्स है, तो ये पेरीलिम्फेटिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। पेरीलिम्फेटिक में आपका मैंने बताया सार्कोडोसिस, सिलिकोसिस ये सब होते हैं। रैंडम के अंदर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे दोनों तरह का पैटर्न है, ये नोडुलर भी है, यहाँ पे बीच में सेंटर के अंदर भी आ रहे हैं, सब जगह से आ रहे हैं, तो रैंडम पैटर्न हो गया। तो ये रैंडम पैटर्न भी होता है। रैंडम का एग्जांपल यहाँ पे जाता है मिलियरी टीबी। तो मिलियरी टीबी के अंदर कोई सेंट्रल लोबुलर या फिर पेरीलिम्फेटिक पैटर्न नहीं होगा, रैंडम पैटर्न होता है। दूसरा होता है PLCH, पल्मोनरी लैंगरहैंस हिस्टोसाइटोसिस, उसके अंदर भी रैंडम पैटर्न होता है। और तीसरा ऐसे कैंसर या ऐसे मेटास्टेसिस जो हिमेटोजिनस हो रहा है, मतलब ब्लड से आ रहा है, तो ब्लड से आ रहा है तो कहीं भी हो सकता है, तो वो भी आपका एक तरह से रैंडम पैटर्न देगा, ठीक है। और लास्ट होता है रेटिकुलो नोडुलर पैटर्न। रेटिकुलो नोडुलर पैटर्न का मतलब क्या हो गया कि तीनों ही दोनों पैटर्न साथ में मिल रहे हैं, ठीक है। रेटिकुलो नोडुलर पैटर्न का मतलब इट फॉर्म ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ रेटिकुलर एंड नोडुलर, मतलब रेटिकुलर पैटर्न भी आ गए, नोडुलर पैटर्न भी आ गए, दोनों साथ आ गए। मतलब यूजुअली ही ऐसा होता है कि मतलब प्योर नोडुलर प्योर रेटिकुलर मिलना बहुत मुश्किल होता है। रेटिकुलर फिर भी मिल सकता है, प्योर नोडुलर मिलना भी मुश्किल होता है। तो यहाँ पे जो DD है वो प्रीडोमिनेंट पैटर्न के हिसाब से बनेगा कि प्रीडोमिनेंट पैटर्न कौन सा है, रेटिकुलर है या नोडुलर है। और यदि दोनों ही प्रीडोमिनेंट आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो कि डोमिनेंट कौन सा है, तो उस सिचुएशन में आपको दोनों कंसिडर करने पड़ते हैं। रेटिकुलर नोडुलर पैटर्न के अंदर दोनों तरह का पैटर्न होता है, रेटिकुलर भी रहेगा, नोडुलर भी रहेगा। तो इसके अंदर आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि प्रीडोमिनेंट पैटर्न जो मेन पैटर्न कौन सा है, या पेशेंट की हिस्ट्री से आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जैसे एक्यूट हिस्ट्री है तो आपको रेटिकुलर पैटर्न मिलना मुश्किल होगा एक्यूट के अंदर, हाँ कुछ कंडीशन मिल सकता है, जैसे पल्मोनरी एडिमा, कार्डियोमेगाली वगैरह आ रही है, पल्मोनरी रेटिकुलर पैटर्न मिलेगा, ठीक है। मेनली रेटिकुलर पैटर्न क्रोनिक में मिलता है, ठीक है। और साथ में नोडुलर पैटर्न इन्फेक्टिव होता है, और नॉन इन्फेक्टिव वाला पार्ट जैसे सिलिकोसिस है, CWP है, तो वो क्रोनिक भी होता है। तो वो आपको एक्यूट क्रोनिक में डिफरेंस आपको हिस्ट्री से मिलेगा। और साथ में रेटिकुलर है या नोडुलर है वो आपको प्रीडोमिनेंट देखना आना चाहिए। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताया था, एक बार मैं वापस से HRCT की स्टेप्स बता रहा हूँ कि कैसे अपन को पैटर्न को स्टेप के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। तो पहला प्रीडोमिनेंट पैटर्न आपको देखना है कि रेटिकुलर है या नोडुलर है। इसके अलावा हाई डेंसिटी लीजन और लो डेंसिटी लीजन, मतलब सिस्टिक वाले लीजन ज़्यादा है या फिर GG और कंसोलिडेशन ज़्यादा है, साथ में वो भी रहते हैं, है ना, डिजीज में साथ में वो भी रहते हैं। तो हाई एटेन्यूएशन के अंदर मतलब साथ में नोडुलरिटी है कि नहीं है, वो सब साथ में आपको। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड द सेकेंडरी पल्मोनरी लोब्यूल। सेकेंडरी पल्मोनरी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होता है, अभी मैंने आपको बताया, सेंट्रल लोबुलर है, पैरालिम्फेटिक है या फिर रैंडम है। सेंट्रल लोबुलर, पैरालिम्फेटिक और रैंडम, तीनों में से कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा स्टेप होता है डिस्ट्रीब्यूशन इन द लंग। तो अपर जोन में है कि लोअर जोन में है, या फिर सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है या पेरिफेरल डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन होता तो मैंने बताया था कि आपका बेटविंग जो साइन है वो आपको मिलेगा, पेरिफेरल डिस्ट्रीब्यूशन तो रिवर्स बेटविंग मिलेगा। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखना आना चाहिए, ठीक है। चलिए लगभग रेटिकुलर पैटर्न में मैंने लगभग कवर कर लिया है, ठीक है। एक दो एग्जांपल मैं आपको ये दे देता हूँ, जो लो अटेन्यूएशन लीजन और हाई अटेन्यूएशन लीजन के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं। तो लो अटेन्यूएशन लीजन के अंदर तीन पैटर्न तरह के आते हैं। पहला सिस्टिक के अंदर एग्जांपल LCH, लैंगरहैंस हिस्टोसाइटोसिस, लिम्फेंजियोमायोमेटोसिस, LIP, लिम्फोसाइटिक इंटरस्टिशियल न्यूमोनिया, और न्यूमेटोसील्स, मल्टीपल न्यूमेटोसील हो तो भी ऐसे प्रेजेंट करता है। दूसरा एम्फाइसीमा आप अच्छे से जानते हो, मैंने एक्सरे के अंदर अच्छे से डिस्क्राइब किया था। तो यहाँ पे सेंट्रल लोबुलर, पैरासेप्टल, पेन लोबुलर, अपन CT में भी आगे बात करेंगे लो अटेन्यूएशन लीजन्स की। तीसरा मोज़ेक पैटर्न। तो मोज़ेक पैटर्न में कोई वॉल्स नहीं होती, ठीक है। ये थोड़ा देखना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन हिस्ट्री से आप देख सकते हो। एक अस्थमा का पेशेंट, अस्थमा की हिस्ट्री वो आपके पास में आया, CT करवाई, उसमें आपको मोज़ेक पैटर्न का मतलब क्या होता है कि आपको थोड़ा सा ब्लैकनिंग दिखेगी, लेकिन साथ में अंदर एक मैश की तरह आपको जो वेस्कुलरिटी है वो भी मिलेगी, लेकिन नॉर्मल लंग से वो हल्का काला दिखेगा, थोड़ा ज़्यादा काला दिखेगा। तो वो उसको अपन मोज़ेक पैटर्न बोलेंगे। मोज़ेक मतलब नॉर्मल लंग भी है और साथ में
एक एयर ट्रैपिंग भी वहाँ पे हो रही है। तो अस्थमा हो गया, एचपी हो गया, ब्रोंकियोलाइटिस ऑब्लिटरेंस में भी ऐसा होता है, क्रोनिक पल्मोनरी एम्बोलिज्म में भी आपको मोज़ेक पैटर्न मिल सकता है। नेक्स्ट है हाई अटेन्यूएशन लीजन्स, उसके अंदर जीजीओ आपका आ गया, क्रेजी पेविंग आ गया और कंसोलिडेशन आ गया। इसको अपन अलग से और आगे बात करेंगे, फिर भी मैं एग्जांपल के लिए एक बार आप लिख लीजिए। जीजीओ को दो तरह से डिवाइड यहाँ पे करते हैं, एक्यूट जीजीओ और क्रोनिक जीजीओ। एक्यूट जीजीओ पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी हेमरेज, पीसीपी न्यूमोनिया, एचपी और सम इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन है उनके अंदर भी सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, सीओपीडी पेशेंट उनमें भी जीजीओ आपको मिलते हैं, तो वो हो गया। क्रोनिक के अंदर मेनली जो फाइब्रोसिस से जीजीओ बन रहे हैं वो क्रोनिक इन्फेक्शन में क्रोनिक जीजीओ में आता है। क्रोनिक जो फाइब्रोसिस से बन रहा है मेनली आपका एनएसआईपी पैटर्न, ठीक है। यूआईपी में यदि फाइब्रोसिस में जो जीजीओ नहीं मिलते मेनली वहाँ पे एनएसआईपी में ऐसा होता है। इसके अलावा एचपी एक्यूट क्रोनिक दोनों में जीजीओ हो सकते हैं, जो क्रोनिक वाला फाइब्रोसिस के कारण होगा और एक्यूट वाला आपका इन्फेक्टिव पार्ट उस कारण से होगा। ब्रोंको एल्यूलर कार्सिनोमा, ठीक है, इसमें क्रोनिक वाला जो मैंने बताया, तो नोडुलर पैटर्न बताया, नोडुलर में मैंने जीजीओ बोला था, तो वो यहाँ पे आपको मिल सकता है। पैप, नेक्स्ट है पैप, पल्मोनरी एल्वियोलर प्रोटीनोसिस, उसके अंदर भी आपको क्रोनिक जीजीओज मिलते हैं। नेक्स्ट है क्रेजी पेविंग। क्रेजी पेविंग का मतलब क्या होता है, इंटरलोब्युलर और इंट्रालोब्युलर बहुत सेप्टल थिकनिंग यहाँ पे रहती है और साथ में आपको अंदर जीजीओज भी रहते हैं, ठीक है। इंटरलोब्युलर प्लस जीजीओ तीनों को मिला के यहाँ पे क्रेजिंग पेविंग पैटर्न बोला जाता है। ये मेनली जो एग्जांपल इसका जाता है पैप। ये कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है कि पैप में मिलेगा, बहुत जगह मिल सकता है। कॉमन एग्जांपल में पैप होता है, इसके अलावा एनएसआईपी हो सकता है। ऑर्गेनिक न्यूमोनिया के अंदर भी ऐसा क्रेजी पेविंग पैटर्न मिलता है। लास्ट कंसोलिडेशन में ऑलरेडी डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो न्यूमोनियाज हो गए, ब्रोंकियल कार्सिनोमा, पोस्ट ऑब्स्ट्रक्शन कंसोलिडेशन हो गया, क्रोनिक एचपी हो गया, इसका ऑर्गेनिक न्यूमोनिया वगैरह हो गया, तो वो भी एक तरह से हाई अटेन्यूएशन लीजन्स के अंदर आते हैं। तो लो अटेन्यूएशन लीजन के अंदर तीन चीज़ें, सिस्टिक डिजीज, एम्फाइसीमा, मोज़ेक पैटर्न। हाई अटेन्यूएशन के अंदर जीजीओ, क्रेजी पेविंग, कंसोलिडेशन और नोडुलर रेटिकुलर पैटर्न, जो नोडुलर पैटर्न आया, रेटिकुलर पैटर्न आया, वो भी आपका हाई अटेन्यूएशन में ही आता है, लेकिन मैंने उनको अलग से इंटरस्टिशियल डिजीज में डिस्क्राइब किया है, ठीक है। चलिए।